Hello, hello, hello everyone. A very warm welcome to ज्ञान सागर क्लासेस. CS मानवी जैन दिस साइड. आज हम देखेंगे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज के बारे में, कैसे हमें पेपर को अप्रोच करना है. देखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास थोड़ा सा वक्त रह गया है उस दिन को लाने में जिसके लिए हमने आज तक इतनी मेहनत की थी. ठीक है, कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी गाइडेंस आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला कैपिटल मार्केट जो कि 40 मार्क्स का रहेगा और दूसरा सिक्योरिटीज लॉस जो कि 60 मार्क्स का रहेगा. 40 मार्क्स का कैपिटल मार्केट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 60 मार्क्स का सिक्योरिटीज लॉस. मैम, वेटेज वाइज तो दोनों डिफरेंट है. नहीं फर्क पड़ता, हमारे लिए दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. यानी वो 40 मार्क्स का है डजंट मीन कि मुझे नहीं पढ़ना, और वो 60 मार्क्स का है डजंट मीन कि मुझे अपनी सारी मेहनत वहीं लगा देनी है. ओके, सबसे पहले आपका पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट. इसका चांस ऑफ रिपीटिशन थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें बात होती है बेसिक्स की. बहुत इजी चैप्टर, ज्यादा कुछ हमें यहाँ देखना नहीं है. कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिसएडवांटेजेस अगर कोई बीच में है कि पहले क्या थे जिसके कारण कैपिटल मार्केट का ग्रोथ हुआ, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस एक पॉइंट आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. कौन कौन लोग हैं जिनसे मिलके कैपिटल मार्केट बनता है. इन्वेस्टर्स, कंपनी जिसे हम इशूअर बोलते हैं. हमारे इन्वेस्टर्स भी बहुत तरह के हैं. हो सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो, एंकर इन्वेस्टर्स हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो. ये नाम जो अभी मैंने लिए, आपको इनके बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका आंसर इजीली दे पाए. इनकी लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है. ओके, इंस्ट्रूमेंट से मतलब हुआ है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट, सिक्योरिटीज, बोनस शेयर्स, राइट्स इश्यू, डेरिवेटिव्स. कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. बहुत इजी क्वेश्चन आने का चांसेस फिर से थोड़ा सा कम. यानी मुझे इसमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट पे. नंबर 2, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया. सेकेंडरी मार्केट जैसा कि हमें नाम से ही पता है, सेकेंडरी मार्केट क्या है. हमारा स्टॉक मार्केट जिसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. प्राइमरी मार्केट द फर्स्ट टाइम मार्केट एंड द सेकेंडरी वन इज स्टॉक मार्केट इन आर केस, इन आर सिलेबस. कैसे अप्रोच करना है आपको. सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक मार्केट जो है इंडिया में कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे की हिस्ट्री. एग्जाम पॉइंट से बोलूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हिस्ट्री कैसे आया वो हमारे इतना काम नहीं आएगा. स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसके ऑपरेशंस क्या है, नीडलेस टू से ये इंपॉर्टेंट है. आपको नॉलेज होनी चाहिए सेंसेक्स की, आपको नॉलेज होनी चाहिए निफ्टी 50 की, आपको पता होना चाहिए सीडीएसएल एनएसडीएल क्या है. और अगर मुझे स्टॉक मार्केट यानी आज एज अ स्टॉक एक्सचेंज खुद को रजिस्टर कराना है तो कैसे कराओगे, वो ध्यान भी मुझे यहाँ पे रखना है. ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कैसे आपको ट्रेड करनी है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म में ये आ जाएगा. ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. इसमें हम एक बार मींस आया हुआ क्वेश्चन है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आपको पता ही होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन. डेरिवेटिव्स आपको पता होना चाहिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में. हो सकता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट हो जाए. फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कैसा क्वेश्चन आएगा मैम, देखो वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि कितने पे तुम्हें कॉल करना है, कितने पे तुम्हें पुट करना है, क्या तुम्हें कॉल करना चाहिए, पुट करना चाहिए, करते हो तो तुम्हें कितने का फायदा होगा, कितने का नुकसान होगा, वो सारी चीजें. राइट्स एंटाइटलमेंट्स, इससे हम समझते हैं राइट्स इश्यू. अगर इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट मी वो फ्री के मार्क्स है. प्लीज तैयारी ऐसी कीजिएगा कि वो मार्क्स तुम्हारे लूज नहीं होने चाहिए. आपको हेल्प करेगा ये अच्छे नंबर लेकर आने में. इसके बाद ब्लॉक एंड बल्क डील्स, इनकी डेफिनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है. शायद 3-3 नंबर के जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां एक बार के लिए आ जाए. सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑलरेडी टोल्ड कि ये आ सकता है. टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस आपको पता होना चाहिए. कॉमोडिटी इंडेक्स, धनिया पत्ती मार्केट, वो भी यहाँ पे आ सकता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इनका रोल एंड फंक्शन आपको पता होना चाहिए. इट्स क्वाइट इजी. क्या होते हैं ये, सेटलमेंट कराने का काम करते हैं. कहीं से शेयर आया, कहीं से पैसा गया, कहीं से पैसा आया, कहीं से शेयर गया. क्या ये सारे काम ढंग से हुए या नहीं हुए, कौन बताएगा. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी क्लियरिंग कराने का काम है इनका. इनकी हमें फंक्शन पता है तो हम मन से लिख ही देंगे. सस्पेंशन एंड पेनल्टीज,
उसकी अगर मैं बात करूं, पेनल्टी सारी याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो इंपॉर्टेंट आपको पहले बताई गई थी वो आपको याद करनी है। 1 नंबर पेनल्टी का रहता है, बट उस 1 नंबर के चक्कर में आगे के आंसर्स अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो पेनल्टी की मैं बात करूं, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सस्पेंशन का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है। सर्विलेंस मैकेनिज्म, इसमें आपके 2 तरह के सर्वेलेंस है, प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस। यानी कि तुमने ट्रेड किया उससे पहले क्या ध्यान रखोगे और बाद में क्या ध्यान रखोगे। हाँ, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि क्या क्या तुम टिक चेक्स लगा के चलोगे जब तुम ट्रेड करने जा रहे हो, देख लीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, ये क्वाइट ऐसा टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए खुद से भी। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, वैसे रिस्क जो सबके लिए एप्लीकेबल है या हमारे लिए एप्लीकेबल है। और कौन सी रिस्क हो सकती है, करेंसी रिस्क हो गई, वोलेटिलिटी रिस्क हो गई, आपके इंटरेस्ट करेंसी रेट हो गई, आपके पॉलिटिकल रिस्क हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। ये सारी कुछ रिस्क हैं जो आपको लिख कर आनी होंगी। किस रिस्क से क्या नुकसान हो सकता है और कैसे उस रिस्क से बचाया जा सकता है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज ऑन स्टॉक मार्केट्स, गवर्नमेंट की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्रेडिट पॉलिसी या फिर कोई एसएलआर रेट, इससे हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या डिफरेंस आएगा। इजी सी चीज है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो जाती है तो हम ज्यादा लोन्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे, ज्यादा खर्चा नहीं हो पाएगा, ज्यादा पैसा नहीं होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा। इसी का ऑपोजिट होता है तो स्टॉक मार्केट अप जाएगा। कुछ ऐसी बातें आपको लिखनी है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मार्केट कर सकते हैं इसको कवर। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितने तरह के हैं ये भी कर सकते हैं। रेगुलेटर्स की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा रेगुलेटर है हमारा सेबी। सेबी क्योंकि एक पूरा चैप्टर है, वो आपको पता होना चाहिए। ये 2 टॉपिक्स आप देख के जरूर जाएंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के टाइप्स। आ सकता है क्वेश्चन बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि जब तक सेबी नहीं आया था तब तक हमारा सिक्रा फंक्शन कर रहा था, तो आपको पता होने चाहिए सारे ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के। इसमें कौन कौन से रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस यहाँ दी हुई है। वो डेफिनेशंस आपका जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है जिसमें वो एक एक डेफिनेशन पूछते हैं, वहां इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, देख लीजिएगा। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलेंगे, पब्लिक इश्यू और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, केस लॉज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कैसे इश्यू आता है, कैसे उसकी लिस्टिंग होती है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव्स। अभी बोल रही हूं, ये रट लेने हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं हो तब भी तुम्हें लिखकर आना है, प्लीज। अगर तुमसे नहीं भी पूछा गया तब भी तुम्हें वो 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखकर आने हैं। एग्जामिनर को बताना है कि ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगना चाहिए आपको सेबी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी सेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्या मुझे ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे, यस। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, रिपीटेड है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, जैसे हमारी कोर्ट्स में एनसीएलटी है, कंपनी लॉ में एनसीएलटी है, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। देन पेनल्टीज एंड अपील्स, सारी पेनल्टीज याद करना फिर से बोलूंगी मुश्किल है। कुछ याद नहीं रहता तो जनरल पेनल्टी याद रखोगे, कितनी, 1 लाख से 1 लाख रुपए पर डे से लेकर 1 करोड़ तक। 1 लाख, 1 लाख से पर डे, 1 लाख पर डे से 1 करोड़, ये पेनल्टीज हमें याद रखनी है, ओके। प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको आप एड्रेस करोगे। आपको कोई कंप्लेंट हुई, आपको कोई भी, आप अग्रीव्ड हो, आप केस कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे आगे, किस किस लेवल तक जाओगे, लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तक जा सकते हो, कितने दिन में उनका रिप्लाई आएगा और उस रिप्लाई के अगेंस्ट क्या करोगे, वो सब बातें यहाँ कवर होती है। स्कोर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स में आ सकता है कि आप कैसे अपना स्कोर्स के लिए कोई कंप्लेंट फाइल करोगे, ऑनलाइन प्रोसेस है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं तो अब इतना रिलेवेंट नहीं रहा है आज की डेट में, क्योंकि ये आना था तब आ चुका आफ्टर इट्स अमेंडमेंट। फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे कंप्लेंट होती है, कैसे टिकट रेज होता है एंड ऑल। सेबी इन्फॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर, लॉज गवर्निंग टू डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। हमें पता होना चाहिए एक डिपॉजिटरी क्या होती है, उसके रोल एंड फंक्शंस क्या हैं। इंडिया में करंटली दही डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इतना याद होना चाहिए, ओके। देन
एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, ये प्रोसेस है, तुम्हें आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन पढ़ लेना। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN नंबर, हर सिक्योरिटी का नंबर होता है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। डिपॉजिटरी का प्रोसेस कैसा रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्शन, पेनल्टीज, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट। अभी ICSI थोड़े ऑफ टॉपिक से एग्जाम बना रहा है, आज की डेट में पेपर्स ऑफ टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं, ये इसके ऑफ टॉपिक्स हैं, यानी कि ये आने के चांसेस होते हैं, प्लीज इन पॉइंट्स को करके जाइएगा। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में कितनी टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज हैं, किसका क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब हम इंटरमीडियरीज में देखेंगे। ओके, कितनी टाइप्स हैं उसके, कौन से इंटरमीडियरी का कौन सा रोल है। हो सकता है तुम्हारा एक क्वेश्चन बनकर आ जाए जिसमें 5 इंटरमीडियरीज का नाम है, आपको पांचों के रोल बताने हैं, पांचों के फंक्शंस बताने हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इंटरमीडियरीज देख लेते हैं। मर्केंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, registrar and transfer agent, bankers to an issue, portfolio managers, debenture trustees, investment advisors, research analysts, credit rating agencies, depositories, depository participants, foreign institutional investors, internal audit of intermediaries by company secretary, this is important. सारे intermediaries की internal audit आज कौन करेंगे, company secretaries करेंगे, compliance officers भी company secretaries ही बनते हैं, ध्यान रखना। वो लोग compliance officer नहीं, कौन, intermediaries। ऑडिट कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। कौन सी ऑडिट करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लोग जुड़े हैं कंपनी के साथ, दे आर एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जिसके साथ डील किया उसका कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है, वो खुद कैसे काम करता है, ठीक है, इसलिए हमने ये ऑडिट कराई। नेक्स्ट वन, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। ये अभी थोड़े टाइम से एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया सेबी ने, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आई वोंट से कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है। इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, कौन कौन सी कंपनीज है जो IFSC की कैटेगरी में आएगी। अच्छा, क्यों पढ़ना पड़ रहा है मुझे IFSC को, क्योंकि आपको ध्यान होगा आप जब जब सारे चैप्टर्स पढ़ के आए थे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे कि ये IFSC में कवर्ड है और ये वाली IFSC कवर्ड नहीं है, यानी कि कहीं कहीं कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो स्पेशली दी गई कौन सी कंपनीज को, IFSC कंपनीज को। तो मुझे ये तो पता हो कि IFSC में कौन सी कंपनीज आएंगी, कैसे क्या काम करेंगी, ठीक है। तो हम जो ऊपर पढ़ के आए ना कि अगर आप एक IFSC कंपनी हो तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, उन IFSC की कंपनीज यहाँ पे बात की गई है। गुजरात में गिफ्ट सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ IFSC, ऐसे ही बता रही हूँ, याद रख लेना। कौन स्टैब्लिश कर सकता है, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे, ये सेंटर कैसा होगा, कहाँ किस किस को हम मानेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ डील होंगी। प्रोडक्ट्स का मतलब है यहाँ पे शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किस चीज में डील होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या देंगे, ट्रेडिंग एंड लिस्टिंग की बात करेंगे हम। एंड फिर IFSC की भी कुछ गाइडलाइंस है कि इफ यू बिकम IFSC फॉर वंस, तो तुम्हें डायरेक्ट फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या क्या अच्छा काम कर रहे हो, तब जाके तुम्हें फायदा उठाना दिया जाएगा। यानी कि वंस यू स्टैब्लिश योरसेल्फ एज IFSC, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं एंड थोड़ा सा लेंदी। इन केस आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। प्लीज ये मत मानिएगा कि छोड़ के जाना इज एन ऑप्शन, नेवर, छोड़ना तो है ही नहीं, बट स्टिल आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप इसे थोड़ा सा लीव आउट कर सकते हैं, दिस विल नॉट अफेक्ट योर स्टडीज। हमने जो 7 चैप्टर देखे उनमें से अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूं मैं। सेबी इज इंपॉर्टेंट, देन सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, यस, सबसे इंपॉर्टेंट थे वो दो। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, सिक्योरिटीज लॉज। फर्स्ट चैप्टर, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप के इश्यूज होते हैं, IPO, FPO, देन राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू। इस वाले टॉपिक में या इस वाले चैप्टर में आई वुड से आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा लिमिट्स का। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा ना वो लिमिट्स के ऊपर बनेगा कि किसी भी चीज में लिमिट्स क्या क्या रहने वाली हैं, तो आपको लिमिट्स सारी ध्यान से आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये पूरा प्रोसेस, IPO ऑफ IDR, राइट्स इश्यू का IDR, IPO ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बोनस इश्यू,
शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी, ये सब इसका पार्ट है। आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। फिर से बोल रही हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिट्स। मान लीजिए कि इतना नेटवर्थ होना चाहिए, इतना नेट प्रॉफिट होना चाहिए, उस लिमिट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट नहीं होने वाली, यानी इफ दे आर इश्यूड एज अ प्रेफरेंस शेयर दे विल रिमेन एज अ प्रेफरेंस शेयर ओनली, हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो जिंदगी भर डेट रहेंगे, ना इनका रिडम्पशन होगा ना इनका कन्वर्जन होगा। रिडम्पशन क्या होता है मैम, जिसमें हमें डिबेंचर हमने जो खरीदा वो वापस देके कैश मिल जाए, और उसका रिडम्पशन नहीं होगा तो उसका दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जन, यानी मेरे जो डिबेंचर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, इक्विटी में। अगर वो दोनों नहीं होते तो हम बोलते हैं परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है, इसकी इश्यू कैसे होगी, लिस्टिंग कैसे होगी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, आईसीआईसीआई का अभी करंटली फेवरेट टॉपिक चल रहा है, ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी जाके आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी बनती है। तो हर अच्छी कंपनी को एलओडीआर फॉलो करके चलना है। इसमें हम क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब मानी जाएगी कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपको कितनी बार कौन कौन से इवेंट डिस्क्लोज करने हैं, जैसे कि मीटिंग हो रही है, बायबैक हो रहा है, या आपके डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, कुछ भी बड़ा इवेंट कंपनी में हो रहा है तो कितने दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे, उसका डिस्क्लोजर कैसे दोगे, मीटिंग कैसे रखाओगे, वोटिंग कैसे होगी, पॉलिसीज क्या क्या होंगी, क्या कोई कंपनी कंप्लाई नहीं करती तो क्या होगा, कंप्लाई करती है तो क्या होगा, कौन कौन से सिक्योरिटीज के ऊपर ये लगेगा। ठीक है। लाइबिलिटी अगर आप कंट्रावीन करते हो ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। टेक ओवर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ट्रिगर पॉइंट, आपको ओपन ऑफर कब देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कब कब। दो तरीके से होता था, आपको दोनों पता होना चाहिए कि ट्रिगर ऑफर कब कब दिया जाता है, एंड एग्जेम्पशंस, कुछ ऐसे पॉइंट जहां पे आपको ट्रिगर ऑफर देने की नीड नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑफर गिविंग द ट्रिगर ऑफर या टेक ओवर बिड। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले आपको पता होना चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या कहते हैं। यूपीएसआई, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से रट लेना उसको। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान्स, यानी कि प्रायर प्लान्स, कैसे मैं कोई प्लान पहले से सबमिट कर दूंगी तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं फंसूंगी, मुझे पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेड इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, कोड्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट, पेनल्टीज, अपील्स। इन्फॉर्मेड इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, अगर आप खबरी हो, आप जाके स्टॉक मार्केट को बताते हो कि यहाँ फ्रॉड होने वाला था, तो ऑब्वियसली आपने स्टॉक मार्केट का फायदा कराया, तो आपको उसके बारे में सारे इंसेंटिव्स एंड फ्रॉड रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो पता होने चाहिए, प्लस वो रिवॉर्ड्स अपने नाम पे ले लेना। कोड्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर विल टेल यू कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा ही एक पॉइंट, इसमें हमें ऐसी सिक्योरिटीज में डील ही नहीं करना, हमें मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से खुद को बचाना है। अगर आप ऐसी किसी प्रैक्टिस में फंस जाते हो तो आपके ऊपर लगेगी इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस, कैसे होगी इन्वेस्टिगेशन वो ध्यान में रखना, केस लॉज एंड केस स्टडीज है। डीलिस्टिंग एंड बायबैक, डीलिस्टिंग एंड बायबैक में हम क्या देखेंगे, कोई भी कंपनी दो तरह से डीलिस्ट के लिए जाती है, या तो डीलिस्ट होगी वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से उसे लगता है कि मुझे आगे नहीं काम करना, या फिर उसके ऊपर लगाया जाएगा कंपल्शन, यानी जब मैं अपनी मर्जी से डीलिस्ट हो रही हूँ इट विल बी कॉल्ड एज वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। अगर मैं किसी के फोर्स में आके डीलिस्ट हो रही हूँ, यानी मैंने कुछ गलत किया जिसके कारण मुझे डीलिस्ट होना पड़ रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज विच डीलिस्टिंग, नॉट वॉलेंट्री, कंपल्सरी डीलिस्टिंग। ओके। देन कंडीशंस ऑफ बायबैक, आज अगर मैं बायबैक कर रही हूँ अपने शेयर्स का, तो उसकी कंडीशंस क्या रहेगी, किस किस जरिए मैं बायबैक कर सकती हूँ, कब मुझे टेंडर ऑफर देना पड़ेगा, जनरल ऑब्लिगेशंस, पेनल्टीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चैप्टर, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में किस चीज में डील करते हैं, एनएवी कैसे होता है कैलकुलेट, मुझे अपना प्रॉफिट या लॉस फाइनली देखना है तो कैसे अमाउंट आएगा, ये सब बातें मुझे
म्यूचुअल फंड्स में देखनी है। म्यूचुअल फंड्स में स्पॉन्सर कौन है, असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ट्रस्टी, यूनिट होल्डर, इनके बारे में छोटा छोटा तुमको आइडिया होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि ये सब लोग कौन कौन है। ज्यादा से ज्यादा इनका डेफिनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। देन एनएवी, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और अगर आ जाता है तो मान के चलो 5 से 8 नंबर फ्री के हैं। प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रस्ट मी, इजीली 5 to 8 मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा अपने मार्क्स लूज नहीं करेगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई करना जितने क्वेश्चंस कर पाओ। इवन मैं बोलूंगी कि इस सब्जेक्ट में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करके जा सकते हो, ट्राई करो, आप करके जाओ, क्योंकि वो मार्क्स आपके फ्री के हैं, वो नहीं जाने चाहिए। दे विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स। देन लास्ट वन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक तरह से म्यूचुअल फंड का भाई होता है ये। यहाँ पे भी हम बहुत सारे कलेक्टिव बेसिस पे जाके पैसा देते हैं, वो लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो रिटर्न्स आते हैं वो हम उन्हें बांट देते हैं। यहाँ आपको देखना होगा रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी क्या क्या सबमिट कराना है, ट्रस्टी और उनके ऑब्लिगेशन। ट्रस्टी के ऑब्लिगेशन सारे चैप्टर्स में सेम है, आप कहीं एक जगह पढ़ लीजिए एंड रिपीट कर दीजिए। एक चीज और ध्यान रखना, कई चीजें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे आईपीओ एफपीओ में आपकी जो कंडीशंस है वो जनरल कंडीशन सेम है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो हर जगह रिपीटेशन ज्यादा है, प्लीज उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो रिपीटेड पोर्शन है वो एज इट इज लिख कर आने पे हमें फोकस करना है, और जो नए पार्ट्स हैं वो पढ़ने की हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे आपके ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड एक रहेगा ये दोनों। म्यूचुअल फंड, अगेन आई एम सेइंग, अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो थियोरेटिकल पोर्शन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार जल्दी से हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सीएमएसएल का पेपर कैसा रहेगा। देखिए, आपके 2 2 मार्क्स के, यानी टोटल 10 मार्क्स के तो एमसीक्यू आएंगे कैपिटल मार्केट पोर्शन से। ये आपके 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज रहेंगे। ये कहाँ से आएंगे मैम? इन डेप्थ स्टडीज के लिए जरूरी है, अगर आपको आता होगा तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2A, आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लगता है आप वो अटेम्प्ट कीजिए। 2 अच्छा नहीं लगता, अच्छा मतलब मुझे इसका आंसर आता है तो मैं 2 अटेम्प्ट करूंगी, नहीं आता तो मैं क्वेश्चन नंबर 2A अटेम्प्ट करूंगी। कितने मार्क्स का रहने वाला है ये? 5 मार्क्स का फर्स्ट वन, ठीक है। देन अगेन 5 मार्क्स, देन अगेन 5 मार्क्स, यानी कि 15 मार्क्स का रहेगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आप अगर नोटिस करेंगे तो इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और एक इनडायरेक्ट, यानी 2 डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो भी कैसा रहेगा? 5 5 5 3। मोस्टली यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहने वाला है वो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही रहेगा, ऐसा मॉक पेपर से समझ में आता है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन तीनों रहेंगे अगेन आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि ऐसा ही आ जाए, बट हाँ अगर राइट शॉर्ट नोट्स आएगा या इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है डिफरेंस। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंस है बीच बीच में, तो अगर डिफरेंस का आता है तो ऑब्वियसली आपको 2 साइड मार्जिन बना के डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस नहीं आता तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। मैम शॉर्ट नोट्स कितना? 3 नंबर का है ना, आधा पेज, आधा पेज वुड बी सफिशिएंट। आप आधे आधे पेज में इन सबका डिस्क्लोजर देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अगेन 15 मार्क्स का। इसके बाद शुरू होता है सिक्योरिटीज लॉस, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहेगा आपका 2 मार्क्स का अगेन, यानी 10 मार्क्स के फिर से मेरे एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ केस स्टडी। यहाँ पे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, एंड ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, यानी कि आपकी बुक में आपको दिख रहे होंगे ना जहाँ प्रोसेस थोड़ा लंबा है या आंसर थोड़ा लंबा जा रहा है, वहां पे आपका 8 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो 8 मार्क्स के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स अगेन, देन लास्ट वन 7 मार्क्स, एंड देन 7 मार्क्स। यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 का। 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स।
मैं वैसा वेटेज नहीं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली 15 मार्क्स के ऊपर भी थे। वेटेज इन द सेंस कि आंसर्स बड़े। लेंदी क्वेश्चन कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक प्रैक्टिकल तो आपके आएगा, आना भी चाहिए, 5 मार्क्स अगेन। देन अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स, एंड इसके बाद अगेन अ केस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कुछ पार्ट्स होंगे। मैम क्या अगर मुझे एक पार्ट आता है मैं एक अटेम्प्ट करूं उसके मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि एक पार्ट ही आता है, दो नहीं आते तो अटेम्प्ट ना करूं, नहीं, आप करिए, जितना आप करेंगे मार्क्स मिलेगा। एक कंफ्यूजन और, अगर कोई बच्चा और वाले में दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया तो क्या दोनों के मार्क्स मिलेंगे? नहीं, जो तुम्हारा मैक्सिमम आ रहा होगा वही मिलेगा। मैम क्या मैं एक क्वेश्चन नंबर 6 का कर सकता हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 6A का? नो, नॉट अलाउड। या तो तुम सारे के सारे तीनों के तीनों 6 के करोगे या तीनों के तीनों 6A के करोगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से मार्क्स लूज नहीं करने हैं हमें, ओके। देन देयर इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट पार्ट नॉट केस बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी कि आपका जो CMSL का पेपर रहने वाला है, कहीं ना कहीं क्या नजर आ रहा है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ओके। यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। प्लीज, थोड़े से दिन की बात है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक आए हैं तो कुछ अच्छा करके ही जाएंगे, मान के चलना। यहाँ तक भी नहीं आते वरना। बहुत पेशेंस दिखाया है, थोड़ा सा और, थोड़े से दिन की मेहनत और, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, गिव अप नहीं करना। यही पॉइंट है दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। इतने टाइम की जितनी मेहनत जो जो किया ना, वो 3 घंटे में सब कुछ निकाल के आना। नहीं आता क्वेश्चन तो उसके आसपास का लिखना, उसको छोड़ के मत आना। यू विल डू गुड, आई बिलीव इन यू, बिलीव इन गॉड, वो सबके साथ अच्छा ही करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।